जयघोष के सभी दर्शकों का और सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है इस विशेष परिचर्चा में। साथियों, आज है 9 सितंबर। 9 सितंबर को हिंदी ही नहीं बल्कि विभिन्न भाषाओं के बड़े ही मर्मज्ञ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म दिवस होता है। आज इस उपलक्ष्य में भारतेंदु जी की कृतियों पर, उनकी अन्य रचना धर्मिता पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ रंगकर्मी, नाट्य गुरु श्री ललित सिंह पोखरिया जी। बहुत बहुत आपका सर स्वागत है रेडियो जयघोष में। धन्यवाद, नमस्कार। सर, हम जानते हैं कि भारतेंदु जी ने बहुत ही कम उम्र में इतना एक बड़ा हमारे सामने विशाल संग्रह रख दिया है अपनी रचनाओं का कि इस कम उम्री में अगर देखा जाए तो शायद संभव होता नहीं किसी अन्य के लिए। बहुत मुश्किल होता है। और फिर साहित्य का संसार और फिर अच्छे साहित्य का संसार, ये दोनों बातें हैं। आप तो एक रंगकर्मी रहे हैं, आपने विभिन्न नाटकों का उनके न सिर्फ अध्ययन किया है बल्कि गूढ़ अध्ययन किया है और मंच पर प्रस्तुतियां दी हैं। एक एक वाक्य पर आपने काम किया होगा। आप भारतेंदु जी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं भारतेंदु जी को जैसे कोई ग्रह होता है ना जी, आप कितने भी काबिल हों, एक समय में ग्रह को एक ही तरह से देख पाएंगे और आपकी दृष्टि सीमा में उस ग्रह का बहुत छोटा सा हिस्सा आएगा और पूरे ग्रह की परिक्रमा कर पाना जीवन में संभव नहीं होगी। वही बात, वही रिश्ता मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कृतित्व, व्यक्तित्व में और अपनी समझ में पाता हूँ। क्या बात कही, वाह। तो भारतेंदु तो एक विशाल पिंड है, रचना धर्मिता के, राष्ट्रीयता के, राष्ट्रबोध के, सामाजिक प्रगति के तमाम सारे आयामों के वो बहुत बड़े ग्रह हैं। हम दूर से बैठे हुए देखने वाले एक व्यक्ति हैं लेकिन हाँ, जितना भी हिस्सा हमने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का देखा है जी, उससे हमारा गहरा जुड़ाव हो पाया है, ये मैं बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और जैसा कि मैं रंगकर्मी हूँ, जैसे आपने बताया मुझे, मैं उनके रंगकर्म से संबंधित जिस कार्य को मैं समझ जान पाया हूँ उसी पर मैं चर्चा करूँगा। और आप मुझसे उसमें कुछ आगे बात कर सकें तो मैं आपको एक ज़मीन दे देता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो नाटक लिखे, अनुवाद भी किए उन्होंने, अनुवाद भी किया है ना, जैसे शेक्सपियर के उसका मर्चेंट ऑफ वेनिस, और जो हमारा संस्कृत नाटक विशाख दत्त जी का मुद्रा राक्षस है उसका हिंदी में अनुवाद किया। और बांग्ला भाषा के वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, जैसा कि अभी आपने कहा, तमाम भाषाओं के विद्वान। तो हिंदी भाषा में उन्होंने जो कवित्व या गद्य की, निबंधों की रचना करी, उसका तो एक बहुत बड़ा संसार और है ही है। मैं रंगकर्म की बात करूंगा। उनके 3 नाटक जो मुख्य हैं, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और वैदिकी हिंसा न भवति। इन तीनों नाटकों के नाम से ही भारतेंदु के प्रगति धर्मी, युग धर्मी, काल धर्मी, राष्ट्र चिंतक और मानव धर्मी व्यक्तित्व का परिचय मिल जाता है जी। वैदिकी हिंसा न भवति, स्पष्ट लगता है कि हमारे वैदिक दर्शन के बाद हमारे सामाजिक संगठन में जो विद्रूपताएं आई, जो कुप्रथाएं आई, या जो पाखंड या आडंबर आया, उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने चोट की हो। भारत दुर्दशा के क्या कारण है? केवल मुगलों और अंग्रेजों के आक्रमण का ही एक विशेष मतलब आधार नहीं बनता। भारत दुर्दशा में हमारी अपनी संस्कृति के प्रति विमुखता जो है और साथ साथ हमारे धर्म के गूढ़ मानवीय और आध्यात्मिक मूल्य हैं, उनसे क्षुद्र सामाजिक और वैयक्तिक प्रवृत्तियों के वशीभूत होकर उनसे दूर हो जाने से भी भारत की दुर्दशा हुई है। ये समग्र चिंतन भारतेंदु का इन 2 नाटकों में दिखाई पड़ता है। तीसरा आता है अंधेर नगरी, जिस पर मैं खास तौर से बात कर सकूंगा क्योंकि मेरा रंगकर्म उससे जुड़ा हुआ है, काफी रहा है। तो वो अंधेर नगरी में जो सामाजिक व्यवस्था है और राजनीतिक जो व्यवस्था है उस पर उन्होंने बहुत गहरी चोट की है। और कहा जाता है कि सन 1880 में उन्होंने किसी जमींदार के कृत्यों पर एक नाटक लिखा रात भर में, अंधेर नगरी नाम से। संभवतः बिहार में कहीं पर इसकी परिकल्पना हुई थी, है ना जी।
एक तो यही बड़ी बात कि रात भर में आपने कथानक तैयार कर देना, या महीनों लग जाते हैं लोग, हम स्टोरी लाइन लोग पे। एक दृश्य में अटक जाते हैं, दृश्य बन नहीं रहा है। ये कब संभव है? जब आदमी का स्वयं का चिंतन बहुत पुख्ता हो, बहुत पुख्ता। जब उसके सरोकार बहुत पुख्ता हों, जिस विषय पर वो नाटक लिख रहा है उससे उसकी आत्मा जुड़ी हो, जी। वो मनसा वाचा कर्मणा कर्मणा। उसके लिए समर्पित हो, तब ऐसा संभव है। केवल नाटककार कहा लेने से, मैं साहित्यकार हूँ, मेरे में कवित्व की प्रतिभा है, मैं कहानी लिख सकता हूँ और बहुत तुच्छ इसीलिए केवल हो रहा है, केवल ये लिख लेने से आप उस मारक क्षमता के साथ काम नहीं कर सकते, लक्ष्य मतलब भेदी काम नहीं कर सकते जो भारतेंदु जैसा चरित्र करता है। बिल्कुल ठीक, ये बहुत सही आपने बात कही, क्योंकि हम अगर सिर्फ ये कहें कि नहीं हम कथाकार हैं, हम वो हैं, लेकिन उस आप जिस तरह से आप बोल भी रहे थे, हम समझ सकते हैं कि कितनी चिंतनशीलता होगी, कितना अधिक उन्होंने उस पर रिसर्च क्या कहें, उसमें स्वयं का रिसर्च माइंड में उनके अंदर जो चलते रहे होंगे, वरना लीन हो जाना। रिसर्च तो बाहर से होती है, लीन भीतर लीन हो गए, है ना। ज्यों गूंगे ही मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अवगति गत कुछ कहत ना आवे, है ना। और जिन खो जाते न पाइए, अभी थोड़ी देर पहले गहरे पानी पैठ, मैंने उसमें लीन हो जाना। बाहर से लेंस लेके अध्ययन नहीं करना है, रिसर्च ऐसे भी होती है, बाहर से लेंस लेके नहीं करना है, लीन हो जाना तो है। वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया, चाहे उन्होंने गद्य लिखा, चाहे कवित्व लिखा, चाहे नाटक लिखा, और चाहे उन्होंने अनुवाद किए दूसरे नाटक। क्योंकि उनकी हम जानते हैं कि जैसे आपने कहा कि तमाम भाषाओं में, तो हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, बंगाली हो, उन्होंने मतलब मैं सोचता हूँ 35 वर्ष की उम्र, इतनी भाषाओं का ज्ञान, इतनी रचनाओं का ज्ञान, तो चिंतनशीलता के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे आयाम में, क्योंकि रंगमंच में केवल लेखन ही तो आयाम नहीं है, उसमें निर्देशन बहुत बड़ी चीज है और ऑर्गेनाइजेशन। जी, और यही बात हम आपसे ही समझना चाह रहे हैं, क्योंकि अब ये बात कहा जाता ना, भारतेंदु जी घर फूंक तमाशा देख वाले आदमी हुआ करते थे जो घर फूंके अपना साथ हमारे जाए। और नाटक के लिए वो बहुत कर्जदार हो गए थे, तमाम सारी बातें हो गई थी। क्यों? सामाजिक उत्थान में, नारियों की स्थिति को और ऊंचा उठाने में, और जो समाज को जागरूक करने में नाटक के माध्यम से, उसमें पैसा लगता है, संगठन लगता है, शक्ति लगती है, श्रम लगता है, उसमें अपने आप को झोंक देना। एक तो ये। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि उस समय जब भारत में नाट्य प्रशिक्षण का कॉन्सेप्ट ही 1960-1950 के दरमियान आता है, यानी 19वीं और बात हम लोग कर रहे हैं 18वीं, तो 1870 से वो सक्रिय हो चुके थे जी। कैसे उन्होंने अपने आप को प्रशिक्षित किया होगा? वो केवल नाट्य प्रस्तोता नहीं थे, निर्देशक थे, और अंधेर नगरी नाटक के लेखन में उनके उच्च स्तरीय नाट्य निर्देशक होने का परिचय मिलता है अंधेर नगरी में। में क्योंकि अब सच बात है कि आज तो नाटक का एक रूप है ना कि हमें पास प्रशिक्षण मिल जाता है, नहीं मिलता है तो हम किसी से देख के समझ लेते हैं, और भी विविध आयाम है, सिनेमा है, बहुत चीजें हैं जहां हम सीख लेते हैं। जब आपने बताया कि 1900 कितने 1800 नहीं 1900 कुछ में नाटक का यहाँ पर शुरुआत हुई, 50-60 में हुई, और वो व्यक्ति, उससे पहले भी प्रशिक्षण लेने लोग बाहर जाते राडा जा रहे। अभी तनवीर साहब वगैरह वगैरह, इंडिया में कोई प्रशिक्षण था नहीं, राडा गए थे, बताइए, है ना। तो कैसी मेधा होगी, कैसी प्रतिभा होगी, कैसा स्वतः स्फूर्त, और ये भी तभी संभव है जब आप साधना कर रहे हो किसी की, सिर्फ उसके शिल्प को सीखने के लिए नहीं, उस माध्यम से आप समाज और मानवता के लिए क्या काम कर रहे हैं, इसके लिए जब आप जूझ रहे होंगे तो शिल्प आ जाता है, अपने आप गढ़ता है शिल्प। किसी ने शुरुआत तो की होगी, तो भारतेंदु उन शिल्प गढ़ने वालों प्राथमिक लोगों में है, सच बात, शिल्प को गढ़ने वाले प्राथमिक लोगों में है। अब मैं आगे और बात बताता हूँ अंधेर नगरी के बारे में। कई इज्म है, रियलिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है, सिंबलिज्म है, सररियलिज्म है, थिएट्रिकलिज्म है, क्लासिकल है, फोक है, इतने सारे इज्म है ना। और भारतेंदु यथार्थवादी जमीन पर नाटक की क्या प्रतीकात्मक ढंग से बात कर देते हैं भाई साहब। हमने खोजा, जब अंधेर नगरी नाटक निर्देशित किया तो
महंत जी नारायण दास और गोवर्धन दास नामक दो शिष्यों को लेकर भ्रमण कर रहे हैं। और हमने मान लिया कि नारायण दास जो है एजुकेशन ओरिएंटेड प्रवृत्ति वाला बालक है, ठीक, विद्याध्ययन ग्रहणशील है, ग्रहणशील अध्ययन है। प्रिय है, सात्विक है, और उसकी इच्छाएं अभिलाषाएं मेटलिस्टिक जगत की जो बिल्कुल सीमित है, बहुत सादा जीवन है। कहीं भारतेंदु ने ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो संवाद बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, उससे हम एनालिसिस करते हैं। तभी मैंने कहा कि आपने एक एक लाइन पर मंथन किया होगा। हमको बूंद के भीतर समुद्र देखना पड़ता है, कण के भीतर ब्रह्मांड देखना पड़ता है, क्षण के भीतर युग देखना पड़ता है, तब रचना होती है। क्या बात है। तो हमने यही पता कर लिया। और वहां गोवर्धन दास कि एक ही समाज से लगता है कि इसको बस भोजन और सुख, शारीरिक और भौतिक सुख के निमित्त ये इसकी वृत्तियां चारों तरफ घूम रही हैं, विद्या अध्ययन में इसका मन नहीं लगता है। अब दूसरी बात, और ये वो जानते हैं गोवर्धन दास, बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखता है जो है सो, क्या बात, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। आनंद ये होती है ये, हाँ। तो नारायण दास कहता है, हाँ वो भी कुछ मिलती जुलती बात करता है, गुरुजी महाराज नगर तो सुंदर है, ये दोनों जने एक बात करते हैं, लेकिन इन्हीं बातों से फिर गुरुजी कहते हैं नारायण दास तू पूरब की ओर जा, और गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा। पूरब पश्चिम की क्या जरूरत थी, उत्तर दक्षिण भी तो हो सकता था। हाँ। या हो सकता था तू शहर के इस तरफ से नगर के जाओ, तुम इधर से जाओ, नगर के इस तरफ तू नारायण दास तू पूरब की ओर से जा। वो सात्विक वृत्ति का है, अध्ययन प्रिय है, लगनशील है, संस्कारी है, तो तू पूर्व के रास्ते में अनुगमन कर सकता है। पूर्व भाव ये है, भारत तू पूर्व का अनुगामी बन आगे बढ़ने के लिए। और गोवर्धन दास तू पश्चिम से जा, भौतिक दृष्टि के समाज की दृष्टि से देख कि तुझे पेट ज्यादा प्यारा है, तो तुझे वहां रियलाइजेशन होगा, अंत में होता है। ये लगता, कभी कभी हम ये भी लगते हैं कि ये गुरुजी की रची हुई माया तो नहीं है, अपने दोनों शिष्यों को भौतिक और आंतरिक जगत के महत्व को बताने के लिए। तो इस तरह से वो उसको पश्चिम की ओर भेजते हैं, क्योंकि अंधेर नगरी एक ऐसा राज है जहाँ खाओ पियो मौज उड़ाओ वाली जैसी बात चल रही है, बिल्कुल बुद्धिहीन, विवेकहीन, अनाचार और अविवेकशील शासन काम चल रहा है, कुछ भी। और ऐसे में वो कह रहा है यहीं रहा जाए। बाद में गोवर्धन, गुरुजी ये तो बहुत अच्छा है, आप कहाँ भटकना पड़ता है दिन भर, कई बाजे दिन तो भूखे रहना पड़ता है, ये वो कर रहा है। और नारायण दास कह नहीं गुरुजी चलना है, या रहना ठीक नहीं है। क्यों? जहाँ टके से खा जा, और टके से नहीं भाजी, जहाँ सब सब श्वेत से सब एक से, जहाँ कबूर का पास सूरत ऐन की है, सूरत गैन की। हाँ, तो इस तरीके से हम बातों को लेते रहे हैं। तो हमने न केवल अंग्रेजों के समय के एक जमींदार द्वारा के उसमें होने वाले अत्याचार की बात को केंद्रित न करके व्यापक जीवन दर्शन को लेते हुए अंधेर नगरी से हम गुजरे हैं। मैं यहाँ पर अपने गुरुजी की, गुरु पद्मश्री राजविसारिया जी की बात करूंगा। हम रंगमंडल में आ गए थे, हालांकि उससे पहले जब हम भारतीय नाट्य अकादमी में प्रथम वर्ष का मैं छात्र था, तब हेमंत भाटिया जी ने, जो अभी जिनका देहावसान हुआ है, उन्होंने अंधेर नगरी का किया था मंचन, उसमें मैंने कोतवाल का पात्र किया था। उसके बाद जब रंगमंडल में मेरा चयन हुआ, हमारे गुरुजी का एक ये था मिशन कि थिएटर बड़े शहरों के बड़े प्रेक्षागारों से निकलकर गांवों की ओर जाए, जमीन से जुड़े और जमीन से प्राण ले, ग्रामीण वातावरण से, प्रकृति से, जन समाज से प्रेरणा ले, और जन समाज को के साथ आत्मा कलात्मक तादात्म्य में स्थापित करो। इसलिए हमारे जो अंधेर नगरी उर्भंग के जो शुरुआती नाटक लगे थे, कई गांव में, कई कस्बों में और बड़े शहरों में, गोवा तक में वो नाटक किया हमने। तो जन जन तक पहुंचाने का जो काम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का था, पहुंचाने का, वो हमारे गुरुजी ने उनके नाटक अंधेर नगरी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उसमें मैं राजा का पात्र निभाता था, एक कबाब वाले का और एक बनिया का। साथ ही वो एक तो बाजार वाला दृश्य, उसके तुरंत बाद राजा आता है। हम लोग कोई सेट नहीं लगाते थे, भारतेंदु जी ने ये छूट दे रखी है, नहीं तो राजा है तो महल होना चाहिए,
भाई अंधेर नगरी राजा है, उसका महल होना उसका चाहिए, सिंहासन हो, होना उसके वो चाहिए, सब। और ग्रामीण वातावरण होना चाहिए, बहुत सारा प्रोटोकॉल पूरा होना चाहिए। लोग ऐसा करते भी हैं। अच्छा, तब फिर प्रतीक का क्या आनंद है, तो फिर कला और सृजना कहाँ रह जाती ये है। बात क्या बात है। और ये हमें लगता है हाँ। इस तरह की बात, आप जैसा व्यक्ति जिसके अंदर वो सिर्फ बाह्य दृष्टि नहीं है, आंतरिक दृष्टि फिर है। कल्पनाशीलता की क्या क्या भूमिका बात है। है। जी जी, और हम यथार्थ को यथार्थ तो उतार ही नहीं सकते। नहीं कर सकते। क्या राइट। दर्शक जानता नहीं कि लकड़ी का चबूतरा है, हाँ, ये महल झूठा महल, बना है, हाँ, बना जानता झूठा नहीं बना है, है। और तो क्या। हम कितना सच्चा महल बना के उसको सच्चा प्रतीत करा सकते हैं भाई, वो तो असंभव है। असंभव। मान लिया एक दृश्य के लिए हमने महल बना दिया, अगला दृश्य श्मशान भूमि का है, क्या राइट। करोगे भाई। मंच पर। तब आपको यथार्थवाद से बाहर निकलकर प्रतीक की शरण में जाना पड़ता है, कल्पनाशीलता की शरण में जाना पड़ता है, और थिएटर की विवशता ही उसकी सृजना का मुक्त आकाश होती है। वाह, थिएटर बात की है। जो भौतिक विवशता है। तो हम क्या करते थे, कुछ नहीं था। मैं राजा का रोल का, तो वो डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट है जो राज सर के ही शिष्य जुगल किशोर जी ने जी, उनको जी। किया था। तो मेरे पास एक व्हील चेयर रहती थी, हम्म, मतलब व्हील चेयर यानी स्थिर नहीं है, नाच रहा है राजा, स्थिर है ही नहीं, कोई धक्का दिया जा रहा है। वो तो wheel शासन chair। व्यवस्था का प्रतीक है। अच्छा। हाँ, ये शासन व्यवस्था क्या का बात प्रतीक हो रही है ना। तो और सुपर्णखा आई है, पान खाइए महाराज को सुपर्णखा, ये महाराज सुनता है। मतलब एक वाक्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उस राजा की अयोग्यता को ऐसा गाढ़े लाइन से कर दिया। वो चौकीदार आता ना, पान खाइए महाराज, क्या कहा, सुपर्णखा आइए महाराज। अरे भाई, जो बहुत नीच दुष्ट होता है उतना भयभीत होता है, उतना ही डरा होगा। जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं होता उसके और दूसरी और चीजें जुड़ी होती हैं तो आशंकित होता उसका है, मन भयभीत आशंकित होता ही रहता है भारतेंदु हमेशा। ने कितनी बड़ी बात कहती है। आज हम हिटलर को देख के कहते हैं हिटलर बहुत भीतर से तानाशाह, मुसोलिनी, हिटलर, स्टालिन, इन सब का नाम लेते हैं, कहते हैं भीतर से बहुत डरे हुए थे, क्योंकि उनको मौत का बड़ा डर रहता था, क्योंकि अनाचार करते थे। अनाचार करते हैं तो वो डर तो रहेगा। तो और भारतेंदु जी ने बहुत बड़ा लेक्चर नहीं दिया, दुनिया के ये वाद और वो वाद की व्याख्या करके संवाद नहीं बनाया। नौकर कहता पन खाइए महाराज, वो कहते हैं क्या कहा, सुपन खाइए महाराज, सुपन खाइए। वो कुर्सी लेके भागता है। ये हम ये सीन करते थे। तो ये क्या मतलब क्या आयाम देते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरलतम लिखकर, सरलतम लिखकर, सहजतम लिखकर हमारी रचना के लिए अनंत कैनवास दे देते हैं। ये भारतेंदु की में जो निर्देशन की क्षमता, निर्देशन। क्यों नाटक तो उन्होंने ही निर्देशित किया था ना, हम लोग तो अब कर रहे हैं, तब किसने किया था, तब किसने किया है। क्या बात कही है। तब किसने किया है। ठीक है, तो ये बात हुई। और अब मैं तो अपनी मैं कहता तो सोच चला रहा हूँ गया ना, नहीं मैं मैं ये तो सोच अपनी रहा हूँ कहता कि चला अगर ये दृष्टि ना हो हमारे अंदर, देखने की क्षमता ही ना हो, तो हम भारतेंदु जी के नाटकों को देखेंगे कैसे। और वो चाहिए, उसका हम जब पूरा उसमें हम हर एक लाइन पंक्ति को पढ़ते हैं तो मुझे भाव समझ में आता है कि किस परिप्रेक्ष्य बिल्कुल, में भारतेंदु बिल्कुल। जी ने कही है। बिल्कुल। अब यही नाटक मैंने 3 बार स्कूलों में भी किया, मैंने निर्देशित किया। एक बार सीएमएस महानगर ब्रांच में प्राइमरी सेक्शन में, मिडिल सेक्शन में, और एक बार यायावर रंगमंडल की वर्कशॉप में, और एक बार डीपीएस इंदिरा नगर की ब्रांच में, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपसे बात बता रहा था। ये स्कूल्स में हमें वेरी करना पड़ता, कभी कैसे बच्चे मिलते हैं और कभी कितने बच्चे मिलते हैं, बिल्कुल और सही। बच्चों को निराश नहीं किया जाता है। कोई बच्चा अगर आता है कि नहीं मैं करना चाहता हूँ, तो अगर हम कहते हैं नहीं बेटा हमारे पास जगह नहीं, तो उसका अपमान करते हैं, उसके कोमल मन को चोट पहुंचाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम रचनात्मकता के फूटते अंकुर की हत्या करते हैं। क्या बात कही। तो हम इतनी improvise- मतलब आप इतना बारीक देखते कैसे हैं, इतना सूक्ष्म, मतलब ये सही वो- बात वो है। अपने आप ये होता सही है। बात है कि एक बालक के वो मन तो को अगर हम सत्व किसी होता चीज है। को नकार दें, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, दृश्यों में बढ़ाने की क्षमता खोजते हैं, किस दृश्य में क्या पात्र बढ़ाया जाए, क्या घटनाक्रम बढ़ा दिया जाए। तो बाजार दृश्य जो है इसमें तमाम तरह की चीजों का व्यापार हो सकता है। ठीक है। तो आजकल किन चीजों का व्यापार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होड़ मची है। बिल्कुल गैर जरूरी चीज को हमारी अनिवार्यतम जरूरत बनाकर पेश किया जा पेश रहा कर दिया है, जा रहा है। उपभोक्ता पैदा किए जा रहे हैं, गैर जरूरी नुकसानदायक चीजों के उपभोक्ता पैदा करके मन, मस्तिष्क और शरीर की
बिल्कुल क्षत विक्षत क्षत किया जा विक्षत रहा किया है। जा रहा है, दुर्दशा की जा रही है। कोल्ड ड्रिंक, हम्म, तमाम तरह के कॉस्मेटिक्स और तमाम चीजें, तमाम तरह के चॉकलेट्स, विज्ञापन दिखा दिखा के नुकसानदायक चीजों को बच्चों के मानसिक व्यक्तित्व का अंग बना दिया जा रहा है। कितना अनाचार हो रहा है इस धरती पर इस समय में, तो इसकी पीड़ा हमको होती है। अब मुझे लगता है कि ये सारी पीड़ा भारतेंदु जी को भी रही, क्योंकि उनकी जितनी सारी रचनाएं हम देखते हैं उसमें चाहे भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, भारत दुर्दशा की बात करें, और सामाजिक कुरीतियों का, भाई कुरीतियां तब भी रही होंगी, जबकि वो इतने अंग्रेजी के ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरीके से अंग्रेजी को बाइकआउट करने वाले थे। उन्होंने उसको आत्मसात किया, उनके समन्वय दृष्टि थी। जो अच्छा है सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, जो अच्छा है वो सबसे ले सकते हैं हम, लेकिन अच्छा लें, शर्त यही है। बिल्कुल, बस तो उन्हीं से तो प्रेरणा लेके हम वर्तमान संदर्भों में जो दृश्य बदल गया उसको ले रहे हैं। तो मैंने उसमें बच्चों को क्या किया, कोई क्या कर रहा है, चॉकलेट बेच रहा है, कोई कॉस्मेटिक बेच रहा है, कोई सपने बेच रहा है, सपने बेच रहा है, किसके कार्टून सपने, तरह तरह के उसके सपने, देखो मैं हैरी पॉटर देता हूँ, मेरे यहाँ ये है, तमाम तरह जो माया जाल है, एक तिलस्म, तो बाजार सीन में इस तरह के तमाम चीजें बेची गई। अब उसमें बच्चा भी एडजस्ट हो गया उसके और बच्चों को पहले बता के बेटा देखो ऐसी ऐसी चीजें हो रही, कैसा लगता है तुम लोग, गलत लगता है ना, सब बहाए जा रहे हैं इसमें। उसके बाद तो इस पर सटायर किया जाना, ये सीन रखेंगे ताकि लोगों को लगे कि अंधेर नगरी में ये हो रहा है। अंधेर नगरी चलती चली आ रही है। तो इस तरीके से हमने ये बाद के दृश्यों में बाद के बच्चों के साथ इस तरह से किया कि बाल मनोविज्ञान को किस बात के लिए सचेत और सावधान करने की आवश्यकता है, उनको रचनात्मक आनंद देते हुए, उनको रचनात्मक आनंद भी मिले और सचेत भी वो अच्छाई बुराई का पूरा जो है उसको समझें कि क्या हमारे लिए अच्छा है, उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, किसे रहना है, रखना है, किसे हमें त्याग देना है, त्याज्य और स्वीकार्य दोनों पर। बड़ी अच्छी बातचीत आप कर रहे हैं। बस यही पर एक बात कहता हूँ कि भारतेंदु जी का ये नाटक समसामयिक न होकर सार्वकालिक हो गया। 1880 का में लिखा गया जमींदार की कुकृतियों से प्रभावित होकर आज हम मल्टीनेशनल के बाजारवाद से पूरे संसार की मानसिकता को ग्रैब करने वाली मानसिकता पर चोट कर रहे हैं, भारतेंदु जी से प्रेरणा लेकर। क्या बात कही है, और हमें इससे बचना है। हम 1800 से लेकर के आज तक पढ़ते आ रहे हैं और बच अभी भी नहीं पा रहे। अभी भी हमारा तो कहीं से इसलिए मैंने बचाव नहीं स्कूल्स हो में रहा। जो काम किया, इसलिए क्या अंधेर नगरी के माध्यम से। क्या बात है। बहुत सारी बातचीत श्रोताओं और हमारे प्रिय दर्शकों भारतेंदु जी के जीवन पर, उनकी कृतियों पर हो सकती है। अगर हम केवल रंगमंच ही ले लें तो शायद ये समय बहुत छोटा पड़े, क्योंकि बहुत सी बातें हैं। और जब कोई इस तरह का पैना व्यक्ति बैठा हो, पैना का दृष्टि है जिसकी इतनी शार्प निगाह है, जो भारतेंदु जी की हर लाइन को बहुत गहनता से समझता है, तो व्याख्या और भी दीर्घकालिक और भी लंबी हो सकती है। पर मित्रों, हम यही चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ों से जो आज आपने बताई है, हम उससे बचें, हम किसी अंधेर नगरी की आडंबर में ना आए। चूंकि हम देख रहे हैं कि बड़ी नगरियों में भी छोटे छोटे अंधेर नगरियां भी कहीं ना कहीं बसी हुई हैं, जहां पर हम छोटे छोटे जगहों पर शिकार होते रहते हैं। ज्ञान चक्षु खोल के रहना है और इनकी कृतियों से हमें बहुत कुछ समझना है। हम उन्हें बहुत बहुत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नमन करते हैं और ये कहते हैं कि अल्प आयु में उन्होंने इतना वृहद साहित्य हमें दे दिया है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप रेडियो जयघोष में आए, जैसा कि हमेशा से होता है कि आप जब भी आते हैं तो हम सबको आह्लादित करते हैं, ज्ञान बांटते हैं और बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। आप आह्लादित होते हैं, मैं गौरवान्वित होता हूँ। आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाने के लिए। और मित्रों, फिर किसी अगले विशेष अंक में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और सुनते रहिए 107.8 FM रेडियो जयघोष, जिसे आप हमारे अगर आप प्ले स्टोर पर जाएं तो रेडियो जयघोष का ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी आप हमारे पहले भी प्रसारित हो चुके कार्यक्रमों को सुन सकते हैं और जो लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं उन्हें भी सुन सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। जय